जैसा कि मटेरियल कंट्रोलर एंड मैनेजमेंट में हम पढ़ रहे थे, हमने 2 मॉड्यूल्स जो हैं वो कंप्लीट किए हैं। इसके बाद हम तीसरे मॉड्यूल के ऊपर आते हैं, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। इसमें फोरकास्टिंग के जो है कुछ मेथड्स हैं, और जो प्लानिंग करते हैं, जिसके थ्रू हम ये प्लानिंग करते हैं कि आगे आने वाले टाइम में जो है वो डिमांड जो है वो किस तरीके से रहने वाली है, उसकी कुछ फोरकास्टिंग करते हैं। फोरकास्टिंग से आप समझते हैं? अनुमान लगाना। ये अनुमान लगाया जाता है कि हम आगे जिस प्रोडक्ट का हम यूज़ कर रहे हैं, या जो प्रोडक्ट आगे चलने वाला है, उसकी किस तरीके से जो है वो डिमांड रहेगी। या आप ये बोल सकते हैं कि अभी जो प्रोडक्ट जो है जो आपकी साइट के ऊपर आ रहा है, या मैं एक सिविल इंजीनियरिंग का एग्जांपल देना चाहता हूँ कि अगर जैसे कि आपने एक मटेरियल मंगवा लिया, जैसे सीमेंट मंगवा लिया, तो जो सीमेंट है उसकी आगे आने वाले टाइम में जो है वो कितनी डिमांड रहेगी, कौन सा सीमेंट जो है आपके साइट के ऊपर जो है वो लगने वाला है, किसकी आप ज़्यादा यूज़ करेंगे। ये है डिमांड फोरकास्टिंग में। ठीक है जी, चलिए। अच्छा, अगर इस डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग की बात करें हम, तो कुछ क्वालिटेटिव मेथड आते हैं फॉर डिमांड फोरकास्टिंग के लिए, जो कि आपके पास स्क्रीन के ऊपर दिख रहे हैं, डेल्फी मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन। अगर हम एक क्वालिटेटिव मेथड की बात करें, तो उसमें हमारे को ये देखना है कि जो प्रोडक्ट है, जो हमारे को प्रोडक्ट चाहिए, आगे आने वाला जो प्रोडक्ट होगा वो कितना क्वालिटेटिव होगा, और दूसरा क्या है, उसकी डिमांड किस तरीके से जो है वो रहने वाली है, ये बताने की वो कोशिश कर रहा है। इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास 2 मेथड आते हैं, जिनमें से पहला मेथड है डेल्फी मेथड और दूसरा मेथड है एक्सपर्ट ओपिनियन। आगे आने वाली स्क्रीन के ऊपर हम डेल्फी मेथड के बारे में पढ़ेंगे कि जी डेल्फी मेथड क्या है। डेल्फी मेथड में ऐसा होता है कि कुछ एक्सपर्टीज होते हैं, वो एक्सपर्टीज क्या करते हैं, वो एक्सपर्टीज जो हैं डाटा कलेक्ट करते हैं, और उस डाटे के थ्रू जो है वो पता लगाते हैं कि इस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड जो है वो रहने वाली है। इंडिविजुअली वो जाके उसका पता करते हैं। इसको किस तरीके से समझा जा सकता है कि एक एक्सपर्ट होगा, वो क्या करेगा कि इंडिविजुअली अपने दम के ऊपर अपने आप जो है वो डाटा को कलेक्ट करेगा। वो ये पता लगाएगा कि पहले जो है वो इस प्रोडक्ट की इतनी परचेजिंग हुई है, आगे आने वाले टाइम में इस प्रोडक्ट की इतनी परचेजिंग होने वाली है, या इस सीजन में होगी, उस सीजन में होगी। वो कुछ एक चीजों का डाटा का जो है वो एनालाइज करेगा, डाटा को देखेगा। ठीक है, उसके थ्रू जो है वो अपना ओपिनियन देगा, अपनी बात रखेगा। अब ऐसा है कि एक तो वो इंडिविजुअली दे रहा है उसको, अब सिर्फ वही एक बंदा नहीं होगा उसमें एक्सपर्टीज उसमें बहुत सारे होंगे। उन सभी का जो है वो जो एक्सपर्टीज हैं वो अपना डाटा कलेक्ट करेंगे, और जहां से वो डाटा कलेक्ट करेंगे उसका एक एग्रीगेट बनाया जाएगा। एग्रीगेट से समझते हो? एग्रीगेट से समझते हो कि सबकी ओपिनियन का जो है वो एक निचोड़ निकाला जाएगा कि ये इंफॉर्मेशंस जो है हमारे को इस प्रोडक्ट के बारे में मिल रही है। और यही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यूअसली रहता है, जिसके थ्रू हम डाटा कलेक्ट करते हैं और हमारे को ये पता लग जाता है कि इस प्रोडक्ट की जो है ये डिमांड रहने वाली। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा।
अब बात करते हैं हम एक्सपर्ट ओपिनियन की। एक था कि उसमें इंडिविजुअली जो है वो एक्सपर्टीज जो है वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और डिफरेंट डिफरेंट बंदों से कर रहे हैं डाटा कलेक्ट। लेकिन एक है एक्सपर्ट ओपिनियन, उन सब के ऊपर एक एक्सपर्ट है जो कि है उस डाटा को एनालाइज भी करता है और वो जो है उनसे बेटर सलाह देता है। वो उस प्रोडक्ट के बारे में एक्सपर्ट है, उसको ये सारा नॉलेज रहता है कि जैसे कि आप इस चीज को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मान लो आप एक साइट के ऊपर हैं, साइट के ऊपर जब आपने कोई मटेरियल मंगवाना है, कितना मटेरियल आपने जो है वो मंगवाना है या कितना मटेरियल आप कहाँ पे यूज करने वाले हैं, तो उस साइट का सबसे बड़ा एक्सपर्टीज जो होगा वो होगा आपका प्रोजेक्ट मैनेजर। तो प्रोजेक्ट मैनेजर ने सारी मैनेजमेंट करके रखी हुई है, उसको उसने हर चीज को एनालाइज किया होता है कि ये जो मटेरियल है ये इस तरीके ऐसे टाइप का मटेरियल है कि इसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं और इतने क्वांटिटी में यूज कर सकते हैं। वो एक एक्सपर्ट है। तो जब एक इंजीनियर ने उस स्ट्रक्चर के ऊपर काम करना है, उस जगह के ऊपर काम करना है, तो एक एक्सपर्ट के पास जाएगा, प्रोजेक्ट मैनेजर के पास जाएगा कि सर बताओ इसके ऊपर जो है हम कितना जो है वो ये मटेरियल मंगवाए, या हम इस टाइप का मटेरियल है तो कितना मंगवाएं उसको। क्योंकि साइट के ऊपर जो है ऐसा भी तो होता है ना, एक्सपर्ट ओपिनियन में ये भी आता है। देखो इसको सोचने की थोड़ी सी कोशिश करना कि एक्सपर्ट ओपिनियन में ये भी आएगा कि आप ये देखो कि जब आप कोई मटेरियल मंगवा रहे हैं ना, खास तौर से सिविल इंजीनियरिंग के केस में, जब आप साइट के ऊपर हैं तो जो जैसे कि एक रेता बन के आ रहा है या एक आपके पास बजरी बन के आ रही है, ग्रेबल्स जिसको बोलते हैं, हम सैंड बोलते हैं, वो जो बन के आ रही है, ऐसा तो नहीं है कि उसका क्वालिटी या उसका जो सप्लायर है उसके पास वो सेम ही क्वालिटी में चलेगा, ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा। तो उस चीज के लिए एक एक्सपर्ट की भी जरूरत है, उस एक्सपर्ट की जरूरत है जिससे हम ये ओपिनियन ले सकते हैं कि सर ये वाला मटेरियल सेलेक्ट करना क्या सही रहेगा। वो है एक्सपर्ट ओपिनियन, जिसके बेस के ऊपर जो है हम डिमांड को जो है स्टडी कर लेते हैं कि इसकी आगे आने वाली डिमांड है। बोलो डेल्फी मेथड में आपने बताया कि बहुत सारे एक्सपर्ट रहते हैं, इंडिविजुअली जो है एक्सपर्ट जो रहते हैं वो अपना डिमांड, कैसे डिसाइड, हाँ, फिर उसका एग्रीगेट एक बनाया जाता है जिसके थ्रू जो निचोड़ बनता है, जिसके थ्रू हमारे को ये पता लग जाता है कि जो इस प्रोडक्ट का जो है वो ये डिमांड रहने वाला है, उस निचोड़। मतलब एक्सपर्ट के काम आ रहे हैं, दोनों में एक्सपर्टीज है, ऐसा नहीं है, एक्सपर्ट का काम होगा, लेकिन उससे फ्लो ऑफ मटेरियल भी पता लग जाता है ना, है हमारे को डेल्फी मेथड में ये भी पता लग जाता है कि उसका फ्लो किस तरीके से रहने वाला है। उसके उसके थ्रू आप ये देखो इंडिविजुअली जब जा रहा है, जब एक जब एक जब एक एक्सपर्टीज जा रहा है इंडिविजुअली बंदों के पास में जा रहा है, तो वो क्या करेगा, एक डाटा कलेक्ट करेगा। वो डाटा कलेक्ट करेगा, उसके थ्रू उसको क्या पता लगेगा कि मार्केट में किस प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है। ठीक है, जब वो इंडिविजुअली चीजों को पकड़ेगा तो वो ये पता लगाएगा और उसके थ्रू वो ये कस्टमर का भी सिलेक्शन कर लेगा कि हाँ ये सबका निचोड़ ये बन के आ रहा है, ये मटेरियल डिमांड में आने वाला है। वो फोरकास्टिंग ही तो है कि उसके थ्रू आप पता लगा देंगे कि हाँ यही प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा डिमांड में आ रहा है, वो है। और एक्सपर्ट ओपिनियन में ये है कि एक एक्सपर्ट अपनी सलाह देता है, इसको यहां से पकड़ो कि एक एक्सपर्ट जो है अपना ओपिनियन देता है, अपनी सलाह देता है कि मेरा एक्सपीरियंस ये है, मैंने साइट के ऊपर काम किया है। वो अपना एक एक्सपर्ट ओपिनियन देगा, अपनी सलाह देगा कि देखो ऐसा होता है, इस समय के ऊपर ये मटेरियल इस तरीके से आता है, उसका ये मॉइस्चर कंटेंट रहता है, ऐसा रहता है, वैसा रहता है, तो हम इस मटेरियल को जो है वो यूज कर सकते हैं, तो इस वे में भी यूज कर सकते हैं। सर एग्रीगेट मतलब एवरेज मान सकते हैं? हाँ,
एवरेज। तो अलग अलग सर ये क्या डिफरेंस है डेल्फी मेथड सर? मेरा जो हमारा एक एक्सपर्ट का काम चल रहा है, डेल्फी में कौन से एक्सपर्ट को बोला है? इंडिविजुअली ना आपने अब सोच के देखो इस बात को कि है तो वो एक फोरकास्टिंग का मेथड है ना, एक है जिसमें फुल एक्यूरेसी के साथ काम किया जा रहा है, 5-6 बंदों को लेके जा रहा है, इंडिविजुअली काम किया जा रहा है, जिसमें ये भी देखा जा रहा है कि कस्टमर किस तरीके से डिमांड कर रहा है, कस्टमर क्या देखना है चाह रहा है, क्या खरीदना चाह रहा है, पहली बात ये है उसमें। और दूसरा क्या है उसमें, अब एक एक्सपर्ट ओपिनियन की अगर आप बात करें तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन बिल्कुल ही सही रहने वाली है। जो एक्सपर्ट की ओपिनियन है वो बिल्कुल सही रहने वाली है, फोरकास्टिंग के मामले में ऐसा भी तो पॉसिबल नहीं है। एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है वो कितने परसेंट सही हो सकती है, उसके कंपैरेटिवली अगर आप डेल्फी मेथड की बात करेंगे तो डेल्फी मेथड जो है वो अप्रोक्सीमेटली ज्यादा सही रहेगा। इंडिविजुअली आप चीजों को देख रहे हैं ना, आप ये भी पता लगा सकते हैं कि पर एक उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। दोनों को अलग अलग नहीं, आप सोच के देखो उसको, उसका छोटा सा एक माइन्यूट सा डिफरेंस आ रहा है जिसको आपको अंडरस्टैंड करना है। वो क्या है कि जब एक्सपर्ट का ओपिनियन होगा तो वो अपनी सलाह से काम करेगा, अपनी सलाह के ऊपर काम करेगा, या मटेरियल का सिलेक्शन किस तरीके से करेगा या मटेरियल को कंट्रोल किस तरीके से करेगा, वो अपनी सलाह के बेस के ऊपर करेगा। लेकिन डेल्फी मेथड में एक इंडिविजुअली जो बंदा है जब वो डाटा कलेक्ट करेगा तो उससे ये पता लग जाएगा उसको कि डिमांड क्या आने वाली है। पर सोच के देखना, उन चीजों में वेरिएशन भी हो सकती है। जब इंडिविजुअली भी हम काम कर रहे हैं ना, हम कब डाटा कलेक्ट कर रहे हैं ये भी तो फर्क पड़ता है ना, कब डाटा एक्सपर्ट जो है वो कलेक्ट कर रहा है ये भी तो फर्क पड़ रहा है उसका। तो इसमें माइन्यूट सा एक डिफरेंस है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब इसमें कोई साथ में यूज होते हैं आप? नहीं, दोनों साथ साथ में नहीं, दोनों अलग है। सर एक्सपर्ट ओपिनियन में मतलब एक से ज्यादा पर्सन सैंपल कलेक्ट करता है? एक्सपर्ट ओपिनियन, मतलब एक एक्सपर्ट और उसका ओपिनियन वो है। ज्यादा डेल्फी तो सैंपल की 80% दोनों मेथड में 80% करता है। देखो मतलब ऐसा है कि जो मतलब माहिर लोग होंगे ना, एक्सपर्ट ओपिनियन में जो माहिर लोग होंगे वो बैठाए होंगे, आप इसको ना थोड़ा ज्यादा सही तरीके से कंपैरिजन तो नहीं कर पाएंगे कि कौन सा ज्यादा सही रहने वाला है। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपर्ट की ओपिनियन सही रहने वाली है, ऐसा भी तो हो सकता है कि एक्सपर्ट ने जो डाटा कलेक्ट किया है वो भी सही रह सकता है। एक्सपर्ट ही काम कर रहे हैं। नहीं, काम दोनों में एक्सपर्ट ही कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दोनों में काम एक्सपर्ट नहीं कर रहे हैं, काम दोनों में एक्सपर्ट ही कर रहे हैं। पर यह है कि एक एक्सपर्ट की जो ओपिनियन है, जो माहिर लोग हैं, जो जिनसे आप डाटा, जिनसे जो आपको डाटा के कलेक्शन के ऊपर नहीं, वो उनका पहले का एक्सपीरियंस है उसके बेस के ऊपर बोल रहे हैं वो, है ना। अब उनका एक्सपीरियंस किस तरीके से है और मार्केट की डिमांड कहाँ पे है, साइट का लोकेशन किस तरीके से है, अगर वो उसमें भी माहिर हैं तो ऑब्वियस है कि वो सही बताएंगे। तो डेल्फी हो तो मार्केट में जाके हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, डेल्फी मतलब ये है कि एक एक्सपर्ट जो है वो डाटा कलेक्ट करेगा और उसका एक एवरेज निकाल के आएगा। तो एक्सपर्ट ओपिनियन की 80% कलेक्ट करेगा डाटा। क्या क्या मतलब डाटा 80% कलेक्ट करेगा। मल्टीपल भी हो सकते हैं, मतलब मेरे बोलने की मतलब मल्टीपल भी हो सकते हैं, सिर्फ एक थोड़ा ना हो सकता है। ज्यादा मल्टीपल हो तो ज्यादा एक्यूरेट। बिल्कुल ज्यादा एक्यूरेट होगा, जितने ज्यादा एक्सपर्ट जितने ज्यादा एक्सपर्ट उतने ज्यादा बढ़िया डाटा, उतना ज्यादा सैंपल का कलेक्शन, उतना ज्यादा हमारे को ये पता लग जाएगा कि डिमांड क्या चलने वाली है। ऑब्वियस है। डेल्फी मेथड थोड़ा बेटर। नहीं, मेरे को तो मतलब ऐसा नहीं, आप इसको डिफरेंशिएट इस तरीके से नहीं कर पाओगे कि मतलब हाँ दोनों में से डेल्फी मेथड ज्यादा अच्छा है या एक्सपर्ट ओपिनियन ज्यादा अच्छा है। जो एक्सपर्ट ओपिनियन है आप उसको इस नजर से देखो पहले कि उस बंद वो माहिर लोग हैं। सर हमारे तो डेल्फी में बैठे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, माहिर डेल्फी में थोड़ा ना बैठ रहे हैं। एक्सपर्ट ओपिनियन में सिर्फ एक सिंपल एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट है बंदा।
नहीं, एक्सपर्टीज है लेकिन उनका उतना माहिर नहीं है, वो उतने माहिर नहीं है। एक एक्सपर्टीज होते हैं कि जो, यार एक बात सोच के देखो, एक कंपनी में एक ही मैनेजर होता है, सर जैसे एक कंपनी में एक ही मैनेजर होता है, नहीं होता है। लेकिन उस मैनेजर के ऊपर एक ही मैनेजर होगा ना, उसको मैनेज करने वाला तो वही बंदा होगा, तो वो उससे ज्यादा एक्सपर्ट होगा। तो मैनेजर तो वो भी हुआ, मैनेजर वो भी हुआ, एक ज्वाइंट मैनेजर है, एक मैनेजर है। सर मेरी बात, जैसे कि डेल्फी मेथड और एक्सपर्ट ओपिनियन में, जैसे हम किसी डेल्फी में क्या करते हैं कि कोई इंडिविजुअल पर्सन है, इंडिविजुअल जैसे हमारे सुनील जी हो गए, ये हो गए, विवेक जी हो गए, विशाल जी हो गए और 4-5 लोग हैं। अब जो है ये एक लिस्ट बनाए 10 तरह की लिस्ट, इनमें जो है मतलब वो चला टास्क चला कि हमें जो है मार्केट में ऐसा फोन ले आना है कि जो कि सभी खरीदें और एक रीजनेबल रेट में सारी चीज़ें मिल जाएं, मतलब उसमें जो है सारे फंक्शन। तो इन्होंने अपना एक लिखा पूरा लिस्ट, उन्होंने लिखा सभी 4-5 बंदों ने लिखा, और उसमें से जो कॉमन पॉइंट रहेंगे उस लिस्ट में, उसको जो है इम्प्लीमेंट किया जाएगा, वो हो गया डेल्फी मेथड। और एक्सपर्ट ओपिनियन हमारी क्लास से कोई एक इंडिविजुअल पर्सन जो है वो मतलब कि उसने ही सिर्फ बता दिया कि ये चीज़ कर लो आप, बस हो गई। ये ज़्यादा कॉस्टली तो नहीं होता एक्सपर्ट ओपिनियन, पर डेल्फी मेथड थोड़ा कॉस्टली होता है क्योंकि इसमें मैं यही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, समझ गए ना आप? मैं यही बोलने की तो कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन सर मैंने बोला होगा डेल्फी मेथड ज़्यादा एक्यूरेट क्योंकि 5-6 बेनिफिट होगा डेल्फी मेथड। ऑब्वियस है कि ज्यादा बेनिफिट इसीलिए होगा क्योंकि वो पर्सनली इंडिविजुअली जाके डाटा कलेक्ट कर रहा है वो। लेकिन एक्सपर्ट जो ओपिनियन है ना, वो तो एक सलाह देगा आपको कि मैं एक्सपर्ट हूं और मैं एक सलाह दे रहा हूं आपको कि हाँ ये आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। लेकिन वो सलाह कितनी ज्यादा अच्छी है वो भी तो एक बंदा जाके सर्वे करता है और 4 बंदे जाके सर्वे करते हैं, फर्क तो है। अब जैसे सर इस बात को थोड़ा सा सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देख, मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। उसको सर्वे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, आपको शायद क्लैरिटी मिलेगी। आप ये देखो कि जब हम सर्वे करते हैं, मान लो आपने इस एरिया का सर्वे करना है, ठीक है, मान लो इस एरिया का आपने सर्वे करना है, जो ऊपर का टॉप का एरिया है, ठीक है। एक इंडिविजुअल एक्सपर्ट जो जाते हैं वो क्या करते हैं कि पहले ने क्या किया कि इस पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा, इस पॉइंट के ऊपर स्टाफ रखा, इन 4 पॉइंट्स के ऊपर स्टाफ रखा और 4 रीडिंग लेके वो आ गया, उसने बता दिया कि इसका ये आरएल है, ठीक है जी। दूसरा एक्सपर्ट आया, उसने बोला हम चीजों को थोड़ा और एक्यूरेटली करते हैं। उसने इस एरिया को डिवाइड किया, उसने 4 की जगह 8 रीडिंग्स ली। तीसरा एक्सपर्ट आया, उसने और एरिया को डिवाइड किया, उसने और ज्यादा काम किया। अब जब इसका कंटोरिंग होगा तो सबसे ज्यादा एक्यूरेट कंटोरिंग कौन देगा? जिसने ज्यादा डाटा कलेक्ट किया है, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है, जब उस डाटा का जो आपने वेरिफिकेशन करना है तो आप किस तरीके से करेंगे? आपके पास वो 4 रीडिंग भी रहेंगी जो पहले वाले बंदे ने किया है, उससे आप उसका क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं कि हाँ ये डाटा सही है। जो दूसरा बंदा है जिसने 8 रीडिंग दी हैं, उसके थ्रू उसका हो जाएगा। तो वो सारा डाटा जो है एक कंबाइंड फॉर्म में जब आता है, एग्रीगेट जब बनता है, तो उसमें सारा इंफॉर्मेशन आ जाता है हमारे को कि हाँ ये जो है आरएल जो है ये बिल्कुल सही सर्वे हुआ है। सेम यही बात है कि अगर एक बंदा सर्वे करेगा, वो जाके सिर्फ 4 रीडिंग लेके आ जाएगा, तो बात जो है वो एक मतलब एक एक्सपर्ट है, वो बोल रहा है कि मैं ज्यादा काम नहीं करूंगा। उसने क्या किया, 4 रीडिंग ली और बोल दिया कि हाँ जी इसका आरएल ये है, इसका आरएल ये है, ठीक है। वो एक्सपर्ट ओपिनियन में डाल दो। और एक डेल्फी मेथड में क्या लेके आ रहे हो, उसमें ये 3-4 बंदे काम कर रहे हैं जो इंडिविजुअली को डाटा को कलेक्ट कर रहे हैं और उसके एक एग्रीगेट बन के आ रहा है। अब देखो ये 4 रीडिंग्स भी पहले ली, उसके बाद 8 रीडिंग्स ली, लेकिन उसके बाद जो बंदा था उसने बहुत ज्यादा रीडिंग्स ली। उन सारी रीडिंग्स को वो जो वेरीफाई करेंगी वो पीछे की 4 या 8 रीडिंग्स करेंगी।
जब वो 8 रीडिंग्स को वेरीफाई करेंगे, लेकिन शीट तो एक ही बन के आएगी ना। समझ रहे हो उस बात को? एग्रीगेट निचोड़ कौन बन के आएगा? एक ही शीट बन के आएगी। ऐसा तो नहीं है कि मतलब उनकी सीट्स जो है वो अलग अलग बन के आएंगी। वो तो अपने एक्सपर्ट के ओपिनियन के ऊपर मतलब वो ऐसा करेंगे कि अपनी अपनी एक शीट बनाएंगे, लेकिन जब उसकी एक कंबाइंड फॉर्म में तो एग्रीगेट बन के आएगा। लाइक सोच के देखना, समझ के देखना, छोटी सी बात है, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आप जब इंजीनियरिंग कर रहे थे, आपका एग्जाम हुआ, आपके एग्जाम हुए सेमेस्टर में डिवाइड थे, फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, फिफ्थ सेमेस्टर, सिक्स सेमेस्टर, इस तरीके से आपकी इंजीनियरिंग हुई। इंजीनियरिंग के बाद जब आपको डिग्री मिलती है तो क्या मिलती है? एग्रीगेट मिलता है। वो एग्रीगेट है जो आपका पूरे डाटा को कलेक्ट करके एक निचोड़ बन के आ रहा है कि ये आपका सीजीपी है। अब तो चीज क्लियर है? ठीक है यतेंद्र? ठीक है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़े। हाँ इसमें यही है दो। ज्यादा यूज कौन सा होता है? ज्यादा डेल्फी होगा, पर कॉस्टली है फिर। यार आप सोच के देखो, आपने एक सर्वे करना है, एक तो प्रोडक्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। इसको इस चीज से ऐसे भी समझ के देखो थोड़ा सा। आपने ये पता लगाना है कि सरकार कौन सी आने वाली है, ठीक है? सर्वे होगा। अब आप ये बताओ, आप एक एक्सपर्ट के पास जाएंगे कि भाई आप बताओ जी किसकी सरकार आएगी, हैं? को सब तो संबित पात्रा जी तो बोलेंगे कि जी हमारी आने वाली है, हाँ? लेकिन जो भी बंदा जिस सरकार का होगा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन के दम के ऊपर ऐसा बोलेगा कि जी हमारी सरकार आने वाली है। अब एक्सपर्ट की ओपिनियन कितनी ज्यादा सही रहेगी और सर्वे कितना ज्यादा सही रहेगा बताओ? सर्वे ज्यादा सही रहेगा। सर्वे इसलिए ज्यादा सही रहेगा क्योंकि वो एक इंडिविजुअल बंदे के पास जाके हो रहा है, जिसके थ्रू हमारे को ये पता भी लग रहा है। अब ऐसा तो नहीं है मतलब कि 10 के 10 बंदे झूठ बोलेंगे, 5 ही बोलेंगे झूठ। उनमें से 5 जो है जो बिल्कुल सटीक बोलेंगे कि हाँ जी हम कांग्रेस को वोट देंगे, हम जो है बीजेपी को वोट देंगे, ठीक है? तो फिर जैसे अगर उसके पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हमारे लिए डेल्फी मेथड ज्यादा बढ़िया है। फिर हम एक्सपर्ट की ओपिनियन तो डिबेट्स वगैरह में बात कर लेंगे उनसे कि हाँ जी आप बताओ आपका अनुमान सही था कि इसका अनुमान सही था, ठीक है? डाउट क्लियर? ठीक है। अच्छा अब इसमें एक और 2 मेथड आते हैं कि इन मेथड में आता है इंक्लूडिंग टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिग्रेशन, ठीक है? ये है आपका क्वांटिटेटिव मेथड। अच्छा अब इसकी अगर बात करें तो टाइम सीरीज एनालिसिस में थोड़ा सा सोच के देखना क्या होगा। मान लो हल्का सा एग्जांपल देता हूं, इसको एग्जांपल के थ्रू ही समझेंगे हम सीधा सटीक, ऐसे ना बहुत लंबा हो जाता है। तो मान लो आपने एक साइकिल खरीदनी है, या आप एक साइकिल जो है वो सेल के ऊपर रखते हैं, उसका बिजनेस करते हैं आप, ठीक है? तो उस बाइसिकल के थ्रू जो है आप ये अंदाजा लगाएंगे कि किस टाइम के ऊपर बाइसिकल जो है ज्यादा चलने वाली है और किस टाइम के ऊपर कम चलने वाली है। लाइक सोच के देखना कि जब गर्मियों का टाइम होगा तो बाइसिकल की ज्यादा डिमांड होगी, ठंड के टाइम में कौन चलाएगा बाइसिकल? नहीं निकलते। तो इसमें जो है एक सीरीज एनालिसिस होती है जिसके थ्रू हमारे को यह पता लग जाता है कि इस टाइम के ऊपर इस प्रोडक्ट की ज्यादा डिमांड रहने वाली है, ठीक है? और इस टाइम के ऊपर इस प्रोडक्ट की कम डिमांड रहने वाली है।
मतलब सीजनल भी है वो, कि जिसका जब सीजन होगा वो उसका टाइम है, ऑब्वियस है। ठीक है। अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि कपड़े हैं, कोई मतलब फैशन का किसी ने दुकान खोल के रखी है, तो वो क्या करेगा, उसको ये पता रहेगा अपने कस्टमर के बारे में कि इस टाइम के ऊपर ये कपड़े चलने वाले हैं और इस टाइम के ऊपर ये कपड़े चलने वाले हैं। जब टाइम आएगा गर्मियों का तो वो गर्मियों के कपड़े रखेगा, और जब टाइम आएगा ठंड का तो वो ठंड के कपड़े रखेगा। जब इनके बीच वाला टाइम आएगा तो वो उस तरीके से कपड़ों को एनालाइज करेगा। बिल्कुल ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। हाँ, अच्छा, ये था टाइम सीरीज एनालिसिस फोरकास्टिंग। इसके बाद हम बात करते हैं रिग्रेशन एनालिसिस की, कि अब ऐसा नहीं है, बात ये नहीं है कि बात सिर्फ टाइम की हो रही है कि टाइम के अकॉर्डिंगली ही फोरकास्टिंग होगी। नहीं जी, ऐसा भी नहीं है। सिलेक्शन नाम की भी तो कोई चीज है, पसंद नाम की भी तो कोई चीज है। सोच के देखो इस बात को कि आप जब किसी मार्केट में जाते हैं तो आपके पास वैरायटीज होती हैं। अब साइकिल, जैसे मैंने साइकिल का एग्जांपल दिया, तो साइकिल की भी वैरायटीज हैं, उसकी फ्रेम ऐसी है, उसकी फ्रेम ऐसी है। वो जो साइकिल है उसके टायर इतने चौड़े हैं, वो दूसरी साइकिल के टायर इतने चौड़े हैं। मैं कौन सी चलाने वाला हूं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, अब उसमें एक चीज ये भी होती है कि आपने ये भी डिसाइड करना है कि कौन सी साइकिल को जो है ज्यादा लोग पसंद कर रहे हैं, उसके थ्रू एक फोरकास्टिंग होगी जो कि डिसाइड कर देगी कि जी हाँ, इस साइकिल की ज्यादा है डिमांड रहने वाली है। अब ये साइकिल जो है, जो पहले की साइकिल थी वो पुरानी हो गई है, अब इसका इतने मार्केट में नहीं, तो ये नहीं चलेगी इतनी। रिग्रेशन का मीनिंग क्या होता है? रिग्रेशन का मीनिंग यही होता है कि परिवर्तन, चेंज, कि क्या चेंज आप करते हैं उसमें। लाइक कि पहले साइकिल जो थी वो पुरानी साइकिलों का डिमांड चला हुआ था, लेकिन अब मार्केट बदल गई है। हाँ हाँ, मतलब एक तो ये भी है, और दूसरा आप ये भी सोच के देखो ना कि इसका इसका टाइम के साथ भी थोड़ा सा है कि जब मार्केट जो थी पहले थी तो मार्केट में कुछ और चला था, टाइम के साथ भी वो चेंज हो रही है ना। देखो, अब हम बात कर रहे हैं पहले के कपड़ों के और अभी के कपड़ों के, तो फर्क है कि नहीं है। जैसे जैसे मॉडर्न होता जा रहा है इंडिया, वैसे वैसे भैया कपड़े भी बदलते जा रहे हैं, फैशन भी बदल जा रहा है, ट्रेंड भी बदल रहा है। ये ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ट्रेंड कैसा रहने वाला है। अब ऐसा तो नहीं है कि कोई एक बंदा है कि वो बोलेगा आपको कि जी मैंने एक बाइक लेनी है। मतलब इसको आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जैसे कि हम भाड़े के ऊपर एक बाइक ले लेते हैं चलाने के लिए 2-4 दिन के लिए, है ना। तो एक बाइक हम सोचते हैं, अब पैसे वाला बंदा है वो इस तरीके से सोचेगा उसको कि मैं जाके कौन सी बाइक परचेज करूं। अब आप बोल रहे हैं मेरे पास तो हीरो की बाइक है ना, स्प्लेंडर बाइक है मेरे पास जी। अब वो जाके देखेगा भाई यार मैंने जाना है लद्दाख या मैंने जाना है ले, तो स्प्लेंडर कैसे चलाऊंगा मैं, कैसे पहुंचाऊंगा मैं स्प्लेंडर। दूसरी तरफ वो जाता है, वहां पे उसको बुलेट मिल जाता है, रॉयल एनफील्ड मिल जाता है, वो बोलेगा यार ये सही रहेगा। मैं क्या करता हूँ, इसके ऊपर सामान भी ले जाऊंगा। अगर मेरे को छोटा मोटा पिकनिक के लिए कुछ सामान चाहिए होगा, मैं उसको भी लाद के ले जाऊंगा। क्या है, अंडरस्टैंड है ना। ठीक है, तो मतलब ये चीजों की वैरायटी के ऊपर, ट्रेंड के ऊपर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? अच्छा,
तो ये था टाइम सीरीज एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। अच्छा, अब डिमांड फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग में हम कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग विद सप्लायर एंड कस्टमर पढ़ते हैं। अच्छा जी, बड़े सिंपल से शब्द हैं कि कोलैबोरेशन फोरकास्टिंग है विद सप्लायर और कस्टमर। आपने कोलैबोरेशन करनी है सप्लायर के साथ में और कस्टमर के साथ में। अब इस फोरकास्टिंग के थ्रू आप कैसे पता लगा सकते हैं कि आप सप्लायर के पास जाएंगे कि भैया बताइए मैंने खोली है दुकान, नहीं अभी आप ये बताओ मेरे को कि इस टाइम पे आपके पास कौन से ज्यादा कपड़े जो हैं वो बिक जाते हैं, सप्लायर के साथ डायरेक्टली। ठीक है, उस सप्लायर में ये है कि वो सप्लायर, या मतलब एक तो आ गया कपड़ों का एग्जांपल, एक आ गया आपने प्रोजेक्ट खोलने की शुरुआत की है, आपके पास जो आपको क्लाइंट को भी सेटिस्फाई करवाना है, क्वालिटी इंजीनियर को भी सेटिस्फाई करवाना है। आप सप्लायर के पास डायरेक्ट गए, प्रोजेक्ट मैनेजर हैं आप, गए कि जी देखो मेरे को बाद में ना क्वालिटी इंजीनियर जाके परेशान ना करे। तो सप्लायर के पास गए कि इसका सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है कि हम सप्लायर के पास जाते हैं और उनके साथ डायरेक्ट डील कर देते हैं, बात कर लेते हैं उनके साथ कि जी आप ये बताओ मेरे को, देखो जी क्वालिटी इंजीनियर रहने वाले हैं अपने साइट के ऊपर, तो सबसे ज्यादा क्वालिटेटिव प्रोडक्ट कौन सा है, ऐसी कौन सा प्रोडक्ट है जिसकी क्वालिटी अच्छी है और जो क्वालिटी वाइज भी अच्छा है, जो इकोनॉमिक भी है। वो गया डायरेक्ट सप्लायर के साथ, उसने बात की, उसने कोलैबोरेशन की और उसने ये पता लगा लिया कि ये प्रोडक्ट जो है अपने लिए फिट रहेगा और चल सकता है अपनी साइट के ऊपर। या उसको सप्लायर ने कह दिया कि जी अगर आप उस साइट के ऊपर काम कर रहे हैं तो ये वाला जो है मटेरियल जो है आपके लिए सही रहने वाला है। तो ये चीज सर सर्वे में आया है? हाँ, सर्वे में ही है, तो फोरकास्टिंग है ना, डिमांड ही तो कर रहे हैं, फोरकास्टिंग है ना, जिसके थ्रू अनुमान लगा रहे हैं। जैसे सब कोलैबोरेटिव है, कोलैबोरेटिव में जैसे कपड़े का, तो कपड़े का कोलैबोरेशन जैसे फ्लिपकार्ट है, कोलैबोरेशन करके वो कस्टमर को पहुंचा रहा है भी। क्या बोल रहे हो? जैसे ये कोलैबोरेटिव शब्द है सर, मतलब कोलैबोरेशन का मतलब है कि एक दूसरे से मिलकर मतलब अपना एडजस्ट करना। मतलब जैसे फ्लिपकार्ट है कपड़े के लिए, मतलब कोई कंपनी है कपड़े की, वो फ्लिपकार्ट से कोलैबोरेशन की और उसको मार्केट में ला रही है, मतलब एक एग्जांपल। हाँ, ये भी है, कोलैबोरेटिव है। जैसे कि आप ये इसको इस चीज से भी देख सकते हैं कि जैसे ANDT है, उसका कोलैबोरेशन हुआ है NIST के साथ में। दोनों काम क्या कर रहे हैं? ट्रेनिंग करवा रहे हैं, बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं किसी कोर्स के ऊपर, पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर। अब NIST बोल रहा है कि हमारे पास जो है मशीन्स हैं, हमारे को टीचर्स की, ट्रेनर्स की रिक्वायरमेंट है कि टेस्ट भी हम करवा देंगे, लेकिन हमारे पास ऐसा है कि थोड़ा सा अगर कोई स्टडी करवा दे, ट्रेनर कोई स्टडी करवा दे, इसके बारे में पढ़ा दे बच्चों को, तो हमारा काम बन जाएगा। बच्चों को एजुकेट करने के लिए उनका काम बन जाएगा। वो कोलैबोरेशन है जिसमें के मेन सप्लायर कौन है? NIST है, जो जिसके पास मशीन है। इस एंगल से देखना कि जिसके पास मशीन्स है। ठीक है, ठीक है, चेहरे कुछ परेशान से दिख रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो अगर बात करें इसके बीच में, बात करें कोलैबोरेटिव फोरकास्टिंग विद कस्टमर। अब जब हम कोलैबोरेशन करेंगे तो डायरेक्ट कस्टमर के पास जाके करेंगे। वो कस्टमर हमारे को ये बता देंगे कि हमारे को तो ये प्रोडक्ट अच्छा लगता है जी, हाँ जी ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे पास कपड़ों की दुकान में क्या होता है, कुछ चुनिंदा ग्राहक होते हैं, वो उसी दुकान में जाएंगे जहां पे उनको ये पता रहता है कि ये जो है ये अच्छा सामान बेचता है बंदा,
तो उनका एक कोलैबोरेशन हो जाता है, जो दुकानदार है उसका कस्टमर के साथ कोलैबोरेशन अच्छा है। इसी की वजह से जो है वो पता लगा रहा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उसको उस दुकानदार को जो है उस कस्टमर की सही डिमांड का पता लग गया है। वो एक कोलैबोरेशन इसीलिए बन गया है उसके साथ। या इसमें आता है कि कस्टमर से डायरेक्ट कोलैबोरेशन करके ये पूछा जाता है कि जी आप बताइए आपको किस टाइप के कपड़े पसंद है, हम उस तरीके से जो है डिमांड करेंगे और सामान लेके आएंगे। इतने टाइम पे जो है आपको ये सामान मिल जाएगा। इसमें कोई कंफ्यूजन? चलिए आज इतना ही पढ़ते हैं ना, बाकी कल।